एक छोटी-सी लेकिन बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम है। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको गिवन एक सॉलिड स्फीयर जिसका मास m है और जो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, ठीक है? किस पर? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। नाउ ये आगे चल के टकरा रहा है एक वर्टिकल वॉल से। कैसे टकरा रहा है? इलास्टिकली, ठीक है? यानी कि एनर्जी आपकी कंजर्व रहने वाली है। कौन-सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है आपका बिटवीन स्फीयर एंड एनी सरफेस, यानी चाहे ये सरफेस हो चाहे ये सरफेस हो, दोनों जगह फ्रिक्शन है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है आपका? म्यू। नाउ आफ्टर द कोलिजन द जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोलाइड हुआ, उसके बाद कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ठीक है? पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है। स्ट्राइक द सरफेस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द वॉल, यानी जो डिस्टेंस है उसकी, ठीक है? जब पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो आपको r डिस्टेंस पर जाके दोबारा से जमीन पे हिट करना है। नाउ यहाँ पर बोल रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सच दैट r इज मैक्सिमम इज 1/n, यानी कि जो म्यू की वैल्यू मिल रही है आपको, मिल रही है 1/n, और यहाँ पे आपको इस n की वैल्यू को बताना है। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, उनको आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है? कौन-कौन से पॉइंट्स दे रखे हैं देखिए। पहली बात यहाँ पे बता रखी है कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था? कोई स्लिपिंग नहीं हो रही थी, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पे क्या देखिए, पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया जा रहा है और यहाँ पर आर आपकी मैक्सिमम है। इतने जो पॉइंट्स हैं ये सफिशिएंट हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को ड्राइव करने के लिए। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करें? कैसे इमेजिन करें कि आखिरकार क्या हो रहा होगा? तो ध्यान दे दीजिए एक-एक बात पर, ठीक है? देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा था? कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही। तो ये आपका ये स्फीयर ऐसे सीधा-सीधा जा रहा होगा। जाते-जाते क्या जाएगा, बिल्कुल जैसे ही पास पहुँचने वाला होगा तब तक सेम सिचुएशन से काम करता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कोलिजन हो रहा है आपका इलास्टिकली, तो क्या होगा जैसे इससे हिट करेगा, ठीक है? तो ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये सेम रहने वाला है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। सो नाउ तो जैसे ही हिट किया उसके जस्ट बाद, ठीक है? मान लेते हैं हिट करने के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, इस तरफ की जो वेलोसिटी है वो आपकी यही सेम हो जाएगी v नॉट। नाउ अब ये बोल रहा है कि पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहा है। अब पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी कब फॉलो करेगा? जब इसके पास एक वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट हो वेलोसिटी का, राइट? तभी तो पैराबोला बनेगा। पैराबोला में 2 कंपोनेंट्स होते हैं वेलोसिटी के। सो नाउ अब यहाँ पर एक वेलोसिटी यानी कि यहाँ पर इसको मिली है, किसकी वजह से? इस सरफेस में जब हिट हुआ उसकी वजह से। इतनी बात क्लियर हो रही है नाउ? तो मान लेते हैं यहाँ पर वो कंपोनेंट है आपका बी। नाउ यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि आर मैक्सिमम है। अब किसी भी पैराबोला में जो, ठीक है, जो ग्राउंड टू ग्राउंड हो, आपको पता होगा कि आर मैक्सिमम कब होती है। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये रहा आपका पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। यदि आपको आर मैक्स करनी है तो कब होती है? सबको पता है कि जो थीटा ये होना चाहिए 45 डिग्री। तो नाउ जब 45 डिग्री होता है तो अब क्या होता है? ज़ाहिर-सी बात है, ये कंपोनेंट वेलोसिटी का और ये कंपोनेंट बराबर हो जाता है। यानी कि आपका जो जो बी नॉट है, वही हो जाएगा आपका बी वाई। इतना क्लियर है? नाउ हम लोग इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे आगे प्रोसीड करने के लिए। बात क्लियर है? ओके। सो नाउ ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं प्रॉब्लम पर, ठीक है? तो ये थी आपकी जस्ट बिफोर कंडीशन, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट आफ्टर क्या होगी? ये वाली। यहाँ तक क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, जो आपका स्फीयर है ये, ठीक है? ये ऐसे घूम रहा है, ठीक? तो जब ये हिट करेगा इस दीवार को, तो यहाँ पर ये ऐसे ही घूमना चाहेगा, बट यहाँ पे हमने बोला कि फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ये जो इसका रोटेशन है इस तरफ, इसका अपोज करेगा, यानी कि, और ये स्फीयर ऐसा होगा कि एक ही पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा होगा। तो जो डायरेक्शन लगेगा अपोज करने के लिए, वो लगेगा फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसी डायरेक्शन में। ये आपका हो जाएगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन। बात यहाँ से क्लियर है? और अब इस फ्रिक्शन की वजह से इसमें एक इम्पल्स लग रहा है ऊपर जाने के लिए। तो नाउ आप वो इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हो। कितना होगा? जितना आपका मोमेंटम चेंज हो गया होगा वाई डायरेक्शन में, राइट? नाउ अच्छा, तो ये यानी कि हम लोग यदि इम्पल्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Jy=m/v/y। अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको जनरल वेलोसिटी मान के सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा-सा और अच्छी इनसाइट मिल जाए, और लास्ट में हम लोग इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है? सो नाउ यहाँ तक आपको क्लियर है? अच्छा, अब देखिए जो फ़ोर्स लगा था ना, बहुत छोटे टाइम के लिए लगा था। तो हम लोग इससे बहुत ज़्यादा कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पाएँगे। तो हमें जो मेन काम करना होगा, वो करना होगा अपने इम्पल्स के तरीके से। ये बात क्लियर है? सो नाउ अब ये जो कोलिजन होता है, बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है। बात क्लियर है? बट अपना इम्पल्स के रूप में इफ़ेक्ट दे जाता है। तो अब इसकी क्या वैल्यू होगी? तो खुद सोचो, ये जो एफआर है, ठीक है? फ्रिक्शन क्या होता है? आपको पता है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन।
तो मान लेते हैं ये जो आपका स्फीयर है जब इससे टकराया तो कोई ना कोई नॉर्मल लगा, राइट? ये आपकी नॉर्मल लगता हुआ दिख रहा है, ठीक? ये रहा आपका फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ आर की आपकी फ्रिक्शन वैल्यू हो सकती है म्यू इनटू एन। अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को ही क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि इसकी वजह से इसको ऊपर मोशन करने के लिए मिल रहा है, और जब भी जैसे ही मोशन स्टार्ट होता है तो आपको पता है फ्रिक्शन क्या लगेगा? अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा। बात क्लियर है? सुनाओ। तो ये जो आपको दिख रहा है फ्रिक्शन म्यू एन, यदि आप इसमें टाइम का मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आपका इम्पल्स, यानी कि एफ आर इंटू डी टी या फिर डेल्टा टी, क्योंकि टाइम बहुत छोटा है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जो आपका इम्पल्स निकल के आया है, राइट? ये यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। और देखो फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी? म्यू एन, तो म्यू एन इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू इम्पल्स इन द बाई डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर है। आप एक बात और सोचिए, ये जो इम्पल्स लगा है, ठीक है, इसी के साथ साथ एक इम्पल्स और लगा होगा, कौन सा? जिससे की वजह से ये आपका एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी पलट गई, यानी कि जो इम्पल्स लगा हुआ आपका एक्स डायरेक्शन में। अब ये ध्यान से देखिए, इम्पल्स क्या होता है? मोमेंटम चेंज। तो पहले बॉडी जा रही थी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, उसके बाद चली गई इसके अपोजिट। तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ? सीधी सी बात है, पहले था इसमें एम बी, अब इसके हो गया इसके अपोजिट एम बी। कितना चेंज हुआ? 2 mb। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें कितना इम्पल्स मिला आपको? जी एक्स इक्वल टू 2 mvx, वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन, राइट? नाउ अब ध्यान दीजिए, इस इम्पल्स को किसने दिया होगा? सीधी सी बात है, एन ने, नॉर्मल ने। तो इम्पल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इम्पल्स हो जाएगा आपका इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। टाइम कितना है? डेल्टा टी। और ये फोर्स कितना है आपका? एन, यानी कि नॉर्मल, राइट? तो यहाँ से आपको ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो एन डेल्टा टी है, यहाँ पर भी आ रहा है एन डेल्टा टी, इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, तो आप क्या कीजिए, देखो इसको आप लिख सकते हो म्यू इनटू, ठीक है, एन डेल्टा टी, यानी कि जी एक्स इज इक्वल टू जे वाई। और यहाँ पर देखिए जे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2 mvx, इसमें आप पुट कर दीजिए, तो म्यू इनटू, देखो 2 mvx आपको यहाँ पे दिख रहा है, इक्वल टू जे वाई की वैल्यू, यानी कि एम वी वाई। नाउ हमने स्टार्टिंग में देखा था क्या कि आर था मैक्सिमम, तो आर मैक्सिमम के लिए हमें क्या मिला था? थीटा 45। और थीटा 45 के लिए क्या होना चाहिए? वी एक्स इक्वल टू वी वाई, यानी कि जो वेलोसिटी है एक्स कंपोनेंट है और जो वाई कंपोनेंट दोनों होने चाहिए सेम, राइट? यानी कि अब यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखिए क्या करोगे आप यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको वी एक्स और जो वी वाई, आपको इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। एम से एम कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2 म्यू इक्वल टू 1, यानी कि म्यू इक्वल टू 1/2। और आपसे पूछा गया था म्यू इक्वल टू 1/n, यानी कि n की वैल्यू पूछी गई थी, यानी कि यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है? 2। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।